आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। आप सबको पता है कि इसमें भारत में जो इंस्टीट्यूशंस है ये इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए एक के बाद एक जो नया इनोवेशन है वो कर रहे हैं ताकि भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाया जा सके। और इसी बीच भारत के इंडिजिनस डिफेंस इनोवेशन इकोसिस्टम में एक और बड़ा बूस्ट हमें देखने को मिला है जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के प्रोफेसर पी.ए. रामकृष्णन सर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं। उन्होंने ये कहा कि इस समय भारतीय थल सेना के लिए 155 mm के रैम जेट असिस्टेड आर्टिलरी सेल जो है इनका डेवलपमेंट चल रहा है और ये डेवलपमेंट इंडियन आर्मी के साथ कोलैबोरेशन में किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल इस प्रोजेक्ट को आर्मी टेक्नोलॉजी बोर्ड की तरफ से सैंक्शन किया गया है, जहां पर भारतीय थल सेना ने अपना इंटेंट क्लियर रखा है कि जल्दी से जल्दी ये जो रिसर्च वर्क है उसको पूरा करने के बाद इनको जो बैटलफील्ड कैपेबिलिटी है ये प्रदान की जा सके ताकि इन्हें डिप्लॉय किया जा सके। अब जो रैमजेट असिस्टेड सेल है ये इस समय स्ट्रक्चर्ड डेवलपमेंट ट्रायल से गुजर रही हैं आईआईटी मद्रास में। हालांकि इन्होंने ऑलरेडी जो पोखरन फायरिंग रेंज में अपना ट्रायल था उसमें काफ़ी इनकरेजिंग परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन ये जो अर्ली सक्सेस है ये सजेस्ट करती है कि जो आने वाले भविष्य में सेल का डेवलपमेंट है ये काफ़ी फास्ट होगा। और इसीलिए इस समय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और भारतीय थल सेना दोनों संयुक्त रूप से इस प्रोग्राम पर काम कर रही है। आपको बता दें कि ये जो सेल होंगी ये रेंज के मामले में और प्रिसीजन के मामले में जो ट्रेडिशनल राउंड्स हैं उनकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा एडवांस होंगी और यही कारण है कि आने वाले भविष्य में लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी को एनहांस करने के उद्देश्य से भारतीय थल सेना इन एडवांस सेल्स को अपनी आर्टिलरी के लिए बड़ी संख्या में खरीदने वाली है। और अच्छी बात यह है कि अभी जो पोखरन फायरिंग रेंज में इनके टेस्ट आयोजित किए गए थे उसमें जो रिजल्ट था वो काफ़ी प्रॉमिसिंग देखने को मिला था। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट यानी CVRDE से, जहां पर CVRDE अपडेट्रेन इंजन जो विकसित किया जा रहा है भारत में 1500 हॉर्स पावर के, उनके लिए एक जो टेस्ट व्हीकल है उसको इंटीग्रेट करने पर लग गई है। इस मामले पर बात करते हुए श्री जे राजकुमार जो कि CVRDE के एक सीनियर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये बताया कि जो इंटीग्रेशन एक्टिविटी है ट्रेन टेस्ट व्हीकल की ये 4 दिसंबर 2025 को शुरू कर दी गई है और हमारे लिए ये एक बड़ा माइलस्टोन है जहां पर हम इस समय एक मेजर सब सिस्टम के माउंटिंग की तैयारी कर रहे हैं एक टेस्ट प्लेटफॉर्म में। और यह दिखाता है कि अब ये प्रोग्राम अपने डिज़ाइन और डेवलपमेंट फेज से सिस्टम लेवल इंटीग्रेशन फेज में एंटर कर चुका है। डायट्रैम टेस्ट व्हीकल की बात करें तो इसे कंसीव किया जा चुका है, डिज़ाइन किया जा चुका है और इस समय CVRDE की तरफ से इसको डेवलप किया जा रहा है, जहां पर ये जो एक्सटेंसिव व्हीकल ट्रायल्स हैं उनमें टेस्ट प्लेटफॉर्म की भूमिका निभाएगा। और ये बेसिकली 2 मेजर जो सिस्टम है इंडिजिनस, बेसिकली इसमें 1500 हॉर्स पावर का डायट्रैम ट्रांसमिशन और एक 1500 हॉर्स पावर का इंजन है। इन दोनों की टेस्टिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है और इसीलिए इस समय CVRDE कमर कस चुकी है और इस प्रोग्राम को तेज करने पर लगी है। बेसिकली इस उद्देश्य को जल्दी किए जाने का प्रयास इसलिए भी किया जा रहा है कि हमारा जो 1500 हॉर्स पावर का इंजन है, ये दोनों जो सब सिस्टम्स हैं ये हमारे नेक्स्ट जनरेशन आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स में उनका हार्ट होंगे या उनको प्रपोल्शन करने का काम करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी यही है कि सही समय पर इनकी टेस्टिंग को पूरा किया जा सके। बेसिकली जो टेस्ट व्हीकल तैयार की जा रही है इसका उद्देश्य होगा कि इंजन की परफॉर्मेंस को देखना, ड्यूरेबिलिटी को देखना, थर्मल बिहेवियर को देखना और रियल वर्ल्ड कंडीशन में, ऑपरेटिंग कंडीशन में ये कैसे परफॉर्म करते हैं उसको एनालाइज करना। और ये काम जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी जो इंजन है उन्हें हरी झंडी मिल पाएगी। क्या MRFA को लेकर प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है? अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आपने ट्विटर में खासकर सुबह से लेकर अब तक इसको लेकर जो मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं वो देख ली होंगी, जहां पर दावा किया जा रहा है कि भारत इस समय जो MRFA प्रोग्राम है इसको फाइनलाइज करने पर काम कर रहा है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार ये जो काम किया जा रहा है इसमें विजेता कौन होगा? क्या ये काम राफेल को लेकर किया जा रहा है या ये काम Su-57 को लेकर किया जा रहा है? क्योंकि अभी तक जो भी रिपोर्ट हमने देखी उसमें कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो इशारे हुए हैं वो राफेल की तरफ हुए हैं। मीडिया संस्थान IDRW की रिपोर्ट की बात माने तो इस पूरे प्रोग्राम में फ्रांस अभी तक जो टॉप कंटेंडर है उसके तौर पर निकल के सामने आया है। अब इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं और इसको हम लोगों ने ऑलरेडी अलग अलग वीडियोस में डिस्कस कर लिया है।
लेकिन यहाँ पर फ्रांस के पास क्लियर एज एक इसलिए भी है क्योंकि ऑलरेडी भारत राफेल फाइटर्स की एक बड़ी संख्या को ऑपरेट करने का निश्चय कर चुका है, जहाँ पर 36 राफेल और 26 राफेल एम फाइटर जेट्स हमें देखने को मिलेंगे। और ऑलरेडी भारत एक डेडिकेटेड मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल फैसिलिटी जो कि राफेल फाइटर्स की है उसको होस्ट भी करता है। और जो इंजन एमआरओ फैसिलिटी है ये भी भारत में आ चुकी है। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि भारत अगर इन सारे पहलुओं पर गौर करेगा तो निस्संदेह फिर राफेल एक क्लियर विनर के तौर पर देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये डिसीजन इसी पर आधारित होगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि अभी भारतीय वायुसेना परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रही है, अपने अलग अलग फैक्टर्स को। तो ऐसे में ये कह पाना कि राफेल फाइटर ही क्लियर विजेता है, ये थोड़ी जल्दबाजी होने वाली है। क्योंकि SU-57 की बात करें तो इसको लेकर रूस भी प्रस्ताव कम नहीं कर रहा है, बल्कि एक के बाद एक जो प्रस्ताव है ये रूस की तरफ से बढ़ाए जा रहे हैं, जहां पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, सोर्स कोड और लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात की गई है। और जब बात हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो अभी तो हम सिर्फ राफेल के बारे में सोच रहे हैं, बल्कि हमारे पास तो रूस के साथ इस काम को करने का दशकों का अनुभव है। तो देखते हैं कि भारतीय वायुसेना किसको सेलेक्ट करती है और किसको रिजेक्ट करती है। क्योंकि एक बात तो तय है कि ये डिसीजन खाली किसी एक चीज पर आश्रित नहीं रहेंगे। यहाँ पर जो अलग अलग फैक्टर्स हैं वो देखने को मिलेंगे। राफेल को लेकर फ्रांस ने जो वादा किया है उस वादे के अनुसार अगर हम बात करें तो वहां पर बेसिकली राफेल की कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग की बात की गई है, क्योंकि ऑलरेडी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड इसमें इन्वॉल्व है। और यहाँ पर जो M88 T-Rex है ये भी प्रस्ताव में जोड़ दिया गया है। सबसे खास बात जो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि भारत वही प्लेटफॉर्म लेगा जहाँ पर भारत को कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिलेगी, क्योंकि भारत पूरी तरीके से यूरोपियन मिसाइल्स पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, जो कि आमतौर पर हम देखते आए हैं। भारत यहाँ पर अस्त्र सीरीज और रुद्रम सीरीज की मिसाइल को लेकर इंसिस्ट करेगा और भारत ने सोर्स कोड की भी डिमांड कर दी है। अब फ्रांस जो कि सोर्स कोड को लेकर काफी प्रोटेक्टेड रहता है, वो कैसे भारत को ये सारी चीजें मुहैया करवाएगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम रूस की बात करें तो SU-57 पर तो पूरा जैकपॉट भारत के लिए खोल दिया गया है, जहां पर रूस ने कहा कि भारत जो चाहेगा हम वो करेंगे। अगर भारत को ट्विन सीटर वेरिएंट चाहिए तो हम ट्विन सीटर वेरिएंट विकसित करेंगे, भारत को सिंगल सीटर चाहिए तो हम उसका भी प्रबंध कर देंगे। इनफैक्ट उन्होंने ये तक कह दिया कि भारत अगर रेडार एक्सचेंज करना चाहता है तो भारत अपना विरूपाक्ष रेडार भी इंटीग्रेट कर सकता है। सोर्स कोड देंगे जिसके बाद जो भारत के इंजीनियर्स हैं इनको कंप्लीट फ्रीडम होगी कि वो एयरक्राफ्ट में मॉडिफिकेशन और अपग्रेड्स कर सकते हैं। तो अब देखना यही है कि भारतीय वायुसेना का अंतिम निर्णय क्या होता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे भारतीय वायुसेना जिसको सेलेक्ट करेगी वही प्लेटफॉर्म बेसिकली हमें भारतीय वायुसेना की सर्विस में देखने को मिलने वाला है। तो अब राफेल का फॉलो ऑन ऑर्डर आता है या फिर सुखोई 57 का पहला ऑर्डर आता है, ये देखना अब इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।